हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स गढ़ में। जैसा कि हम जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो जनरल साइंस में हमने यूनिट एंड मेजर को कंप्लीट विद क्वेश्चन हमने डिस्कस करके ख़त्म किया अभी। उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का आपने जो सेशन अगर देखा होगा क्वेश्चन सीरीज का, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी और रेलवेज में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स की जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए हैं हमने यूनिट एंड मेजर में, जो भी अभी तक पूछे गए हैं। तो जनरल साइंस के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट रिपीटेड, आप कह लीजिए ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वो सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन, जनरल साइंस का मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि यूनिट सेकेंड है आपका। और हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वे मास एंड वेट, इसको हम डिस्कस करेंगे किस चैप्टर में, ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे विद डिटेल। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, देन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली जितने भी पार्ट ये हम आज डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी टू फोर्स तक, ये एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ द मोशन है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स भी आप बोल सकते हैं, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, इन सारे टर्म को समझना बहुत ही जरूरी होता है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। नाउ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसको जो हमने पार्ट 2 एक दूसरा वीडियो लाएंगे मोशन का, जिसमें हम 10 to 15 मिनट की बात करेंगे, और उसमें ओनली एंड ओनली हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनके 3 लॉज होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, आपको पता होगा। तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पूछे जाते हैं। मोशन से अगर कोई क्वेश्चन, बेसिकली अच्छा क्वेश्चन अगर बनता है आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में, अच्छे एग्जाम्स में, जो स्टेट पीटीएस झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे पीसीएस में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मोशन के, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ही होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। तो इसके बारे में हम अगर बात करें, वेक्टर क्वांटिटी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन की, वेक्टर क्वांटिटी में भाई मैग्नीट्यूड एंड उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तीसरी बात क्या, ओबे द ट्रायंगुलर लॉ। अब देखिए ये जो ट्रायंगल लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, नेसेसरी कंडीशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी होने की बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लेकिन अगर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी होने की है, ट्रायंगुलर लॉ। स्केलर क्वांटिटी में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। वो हमारे पास जैसे मास हुआ, स्पीड हुआ, वर्क हुआ, पावर हुआ। टेंसर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज जिसके पास जो ना ही नाइदर अ वेक्टर क्वांटिटी नॉर स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो ना ही वेक्टर क्वांटिटी हूँ और ना ही स्केलर क्वांटिटी हूँ, ऐसी क्वांटिटी को हम किस में लाते हैं, टेंसर क्वांटिटी में। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलमोस्ट ये सारी की सारी क्वांटिटी जो हैं ये यूनिट लेस होती हैं, यूनिट लेस होते हैं, ये यूनिट लेस होते हैं। हम 100% नहीं कर सकते हैं कि सारी की सारी टेंसर क्वांटिटीज यूनिट लेस होती हैं, नो। हम क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट जो यूनिट होती हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो ऑलमोस्ट जो क्वांटिटीज होती हैं यूनिटलेस होती हैं, और वो टेंसर क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करती हैं। इसका वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, थोड़ा सा ट्रायंगुलर लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो वेक्टर क्वांटिटी जो आपके पास है, वेक्टर क्वांटिटीज, ये जो है रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए है तो उसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड होने के बाद उसका क्या, डायरेक्शन होना चाहिए। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। क्या मेथड है, उसके पास उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन लिखेंगे। ये जो डायरेक्शन इस फॉर्म में ली गई, ए कैप ऑफ एक्स, एक्स क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ए कैप क्या बता रहा है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर जैसे कि नेम से सजेशन मिल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का, वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिंपल, वही, उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मास है अगर किलो, 1 kg ऑफ 1 kg मैंगो, तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन है, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि कोई व्हीकल्स 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, क्या इसको पता चल रहा है कि ये ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में कहाँ मूव कर रही है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ला जो हमने देखा, क्या, ट्रायंगुलर ला, ट्रायंगल ला, ये ओबे करना चाहिए। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द वेक्टर। ये ट्रायंगल ला होता क्या है, सपोज अगर मैं बोलूँ कि कोई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर बी है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये इसका मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज नाउ द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। किस, इसके हेड को इसके टेल से मैच करेंगे, तो इसका हेड ये है ए वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का जो टेल होगा उसके हेड से मैच करेगा। मैच करने के बाद कुछ ये ऐसा बनेगा, दिस इज वेक्टर बी। नाउ इसके टेल से अब इसके हेड को मैच कर देंगे, हमारे पास ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। और हमने देखा कि इसके पूरे एडिशन के प्रोसीजर में आपने देखा कि ये एक ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हमेशा फॉलो करना होना चाहिए, तभी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में कहलाएगी। अदरवाइज वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नोट में एक क्वांटिटी आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ये इसके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी होती है ये नॉट ओबे द ट्रायंगल ला, नॉट ओबे द ट्रायंगल ला। इसी वजह से जो करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। नाउ आई थिंक दिस इज इनफ about the vector quantities and scalar quantity and tensor quantity. Now we should move to the next slide. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टोटल पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना भी समय लगता है वो सारा क्या कहलाता है आपका, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में जाने में जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई 5 मीटर की, वो क्या हो जाती है आपकी डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम निकालें तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज क्या, कि ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। ये डिफरेंसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी आप कह सकते हैं। दूसरी चीज जो यूनिट की बात मैं करूंगा, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तीसरी चीज मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओ सॉरी, जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा पॉइंट जो हम कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होना चाहिए, ऑलवेज ये हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैं आपको डेफिनेशन, इससे ज़्यादा कुछ और है ही नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा ये पॉजिटिव कब होता है, जीरो कब होता है, निगेटिव कब होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है। सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट।
अगर ये मैं बोलूँ यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, और अब मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल पाथ कवर जो करेगा वो क्या 1 से B कितना कवर करेगा 5 मीटर। क्या इसका दूसरा कुछ मेथड हो सकता है कि हम इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें? नो। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का दूसरा कोई वे नहीं है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा भाई 5 मीटर हो जाएगा। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ से वो मूव करना शुरू किया और पूरा मूव करने के बाद वो फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे आकर के रुक गया और इसकी इस सर्कुलर के पाथ की रेडियस क्या है r है। तो मैं आपसे बोलूँ डिस्टेंस क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे इसका डिस्टेंस 2πr होगा विच इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। परिमाप होता है वृत्त का। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलेंगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अगर आप निकालेंगे यहाँ पे क्या आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ गया मेरे भाई 0 निकल के आ गया। ये आप बहुत यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ गया 0। अब अगर मैं इसी में दूसरा एग्जांपल एक लूँ कि कोई एक यही सर्कुलर पाथ है, इसी सर्कुलर पाथ पे इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है और वही ऑब्जेक्ट यहाँ से केवल यहाँ तक आकर के मूव किया। अब इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा पेरीमीटर का हाफ दैट इज नथिंग इक्वल टू पाई इंटू आर। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये रेडियस क्या है इसकी r है और यहाँ से इसका क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी 2r के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी 2r दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द सर्किल। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सर्किल। उसी तरीके से मैं अगर तीसरे बात करूं कि कब वो निगेटिव होता है तो हमने देखा कि अगर हम नंबर सिस्टम को अगर किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, सपोज 1 से मूव करना स्टार्ट किया 4 तक गया और 4 से फिर ये 0 पे लौट के आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अगर निकालेंगे टोटल डिस्टेंस 1 से गया 4, कितनी डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, प्लस 4 से 0 गया तो 4 मीटर, टोटल कितना 7 मीटर ये इसने डिस्टेंस कवर किया। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल पॉइंट हमारा क्या है 0 माइनस इनिशियल पॉइंट हमारा 1 पे था तो ये कितना हो गया -1 मीटर। यहाँ पे क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये सारी कंडीशंस आपको शायद समझ में आ गई कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, कब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। नाउ हम एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है देख लीजिए एक बार कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको और अगर ओपन में लिखूं मैं तो डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमने जो डिस्कस किया ये क्या, डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बड़ा होगा या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख देगा, डिस्टेंस को नीचे रख देगा और ग्रेटर देन 1 कर देगा, ग्रेटर देन 0 कर देगा। तो ये आप याद रखिए कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ग्रेटर देन 1। नाउ अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। दोनों बहुत ही सिमिलर यूनिट, सिमिलर डायमेंशन, कहने में भी बहुत समान लगते हैं ये दोनों वर्ड और दोनों कॉन्सेप्ट, मगर इन दोनों के अंदर बहुत ही ह्यूज डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। वो देखेंगे क्या है। जो स्पीड होती है, सबसे पहली बात तो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो आपके पास वेलोसिटी होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे जो फार्मूला होगा चाल, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। जो चाल होता है, चाल बराबर सिंपली दूरी बटे समय, टोटल चली गई दूरी बटे टोटल समय। यस,
तो ये क्या हो गया, टोटल चली गई दूरी बटे टोटल समय, दैट इज कॉल्ड चाल या स्पीड, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या हो जाएगी, दूरी को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम समय में सेकंड में मेजर करते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर सेकंड। इनवर्स डायमेंशनल फार्मूले की अगर बात करेंगे तो LT-1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जो यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूलाज होंगे वो वेलोसिटी एंड स्पीड के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेग जो होता है, वेग बराबर वो हो जाएगा किसके बराबर, विस्थापन बटे टाइम। क्या, विस्थापन बटे समय, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट वही भी मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -1 LT-1, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। अब इसमें जो एक चीज और याद रखनी है आपको, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपसे, कि मैं क्या बोलूँ कि कोई एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इनिशियल में यहाँ था, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे ये हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया। तो जब ये इधर मूव कर रहा होगा तो इसके मूविंग की डायरेक्शन कुछ इस साइड रही होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड रही होगी, और इसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड होगी, और इसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड होगी। और इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मैंने सपोज किया दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर की सेकंड की स्पीड से ये पूरे ऑब्जेक्ट में, ये पूरा ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। और ये 5 मीटर की जो स्पीड है ना, वो ओवरऑल द सर्कुलर पाथ पूरे टाइम के अंदर वो क्या होने वाली है, हमेशा क्या रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी, और वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी के साथ स्पीड की वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ इसका जो डायरेक्शन के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको ए पॉइंट देता हूँ, इसको बी पॉइंट देता हूँ, इसको सी और इसको डी, तो ए पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस ए वाई डायरेक्शन में। मैं क्या बोलूँगा, 5 AX की वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। अगर मैं बी पॉइंट पे इसकी बात करूंगा तो ये मैं क्या बोलूँगा, AX नहीं, ये AY होगा। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ये इस तरीके से रेफरेंस आप लीजिए, इस तरीके से। ये हमारे पास प्लस एक्स होता है, ये हमारे पास -X है, इसके हमारे पास +Y, ये हमारे पास क्या, -Y। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अंदर और बाहर करेंगे तो ये +Z और ये क्या, -Z, राइट। तो बी पे जो होगा ये क्या हो जाएगा, -5AX। चेंज हुआ कि नहीं वेलोसिटी, देखिए -5AX हो गया। अगर सी पे मैं बात करूं तो ये नीचे डायरेक्शन में है, तो क्या बोलूंगा मैं, -5AY के डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसी तरीके से मैं अगर डी पॉइंट पे बात करूं तो इसका जो अब हो जाएगा वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में भाई, +AX डायरेक्शन में। तो आप देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या, किसी सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी हमेशा वेरी करती है, क्या हो जाती है, वेरी, नॉट कांस्टेंट। ये वेरी करेगी, और जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। नाउ अब हम अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक्सेलरेशन है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसकी अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन A = ΔV अपॉन ΔT, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम सीधे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट। चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो हम बोलेंगे क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, एक्सेलरेशन का। नाउ हमारे पास एक्सेलरेशन का ये फार्मूला हो गया, v फाइनल माइनस v इनिशियल t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब हम यहाँ से बात करेंगे इसके यूनिट्स की, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2। अगर इसके हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, LT-1। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा न्यूमेरिकल और यूनिट्स के बारे में सारी बातें की। हमारे पास फार्मूला ये लिखा हुआ है क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नाउ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे बात हो गई, ये फार्मूला हो गया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। एक तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब इसी फार्मूले में आप सारी चीजें पुट करते चाहिए, आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। नीचे से शुरू करते हैं। अगर v फाइनल v इनिशियल के बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्यों जीरो हो जाएगी भाई, v फाइनल माइनस v इनिशियल दोनों बराबर है, दोनों आपस में घटेगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब, v फाइनल v इनिशियल बराबर होने का क्या मतलब, इन दोनों v फाइनल v इनिशियल बराबर होने का मतलब जो वेलोसिटी है, जो क्या है वेलोसिटी है, वो थ्रू आउट द टाइम क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। नाउ हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या, जब v फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो और v इनिशियल कम हो, तो जब v फाइनल में से v इनिशियल घटाएंगे तो उस समय एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब v फाइनल जो है आपका कम हो, v इनिशियल ज़्यादा हो, उस समय पे एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरे वर्ड में रिटार्डेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन भी बोला जाता है। अब देखिए इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक बार ऊपर फेंक रहे हैं अपने हाथ से, अर्थ सरफेस से कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मीनार है, इसके ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने ड्रॉप किया नीचे आने के लिए। ठीक, दो कंडीशन हमारे पास। तो पहली कंडीशन में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब इस कंडीशन में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी अगर लिखेंगे तो v फाइनल ज़्यादा है, v इनिशियल जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव आया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है। उसी तरीके से जब इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, इसी तरीके से हमने इसको ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने में क्या होता था कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, मान लीजिए सपोज हमने फेंका इनिशियल वेलोसिटी उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब कोई ढेला ऊपर जाता है, कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा धीरे धीरे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। अब v फाइनल अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो अब आप फिर से निकालिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। v फाइनल जीरो हो गया, माइनस का अगर 5 ने आपने ले लिया था तो ये हो जाएगा -5 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे ये रिटार्ड हो रहा है, मतलब ये बॉडी धीरे धीरे जा करके कहीं क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बात समझ में आई आपको। रिटार्डेशन का मतलब धीरे धीरे वो घट रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करने में हेल्प करता है या सहायता प्रदान करता है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, और इसके ऊपर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन में बोलता हूँ P1 है, तो इसमें अभी मान लीजिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जिस स्थान पे थी उसी स्थान पे अभी भी है। सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने 1 न्यूटन के अलावा अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैं बोला हूँ ये P1 पोजीशन पे थी, और जो ही आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ये चली गई किस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पे। तो अब इसकी पोजीशन में जो ये बदलाव हुआ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आई, वो किसकी वजह से हुआ, दैट इज बाय द फोर्स।
ये हमारे पास क्या था, फोर्स की वजह से इसके पोजीशन पे हमने बदलाव किया। लेकिन यहाँ भी तो फोर्स लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब, इसीलिए इस जो फोर्स की डेफिनेशन दी गई, या तो वो इसके पोजीशन को चेंज करने का ट्राई करता है, यहाँ पे क्या कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, चेंज ही कर दिया। तो फोर्स वह एक बाह्य बल है, एक यह एक्सटर्नल कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ट्राई करता है चेंज करने का, या उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता है, उसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या कर सकता है, चेंज ही कर देता है। आपको बात समझ में आई। अब हम चलेंगे, बात करेंगे कि फार्मूला क्या होगा। फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसकी देखिए यूनिट की बात की गई, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम की बात की गई, न्यूटन की बात की गई, और इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात की गई। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एज अ रिवीजन मैं क्विक 1 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। एसआई यूनिट अगर हम इसकी निकालेंगे तो मास को हम मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसी पूरे यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। समझ में आई बात। इसी एसआई सिस्टम को अगर मैं सीजीएस सिस्टम में मूव करता हूँ तो मुझे पता है कि किलोग्राम को 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं। यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में मेजर करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो 1 मीटर यहाँ पे था तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड को सेकेंड में ही मेजर करते हैं तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये 3 जीरो ये 2 जीरो 10⁵ बना देगा, और ये ग्राम और ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड स्क्वायर यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ग्राम सेकेंड और ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर ये किसकी बात करेंगे, डाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डाइन की बात करेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरीके से हमने जूल की भी बात की थी और फोर्स की भी बात की थी। बहुत सारे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम में चेंज करके आपको समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मोशन का, वो होने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। और इस एनएलएम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तीनों में डिफरेंस, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस एनएलएम पे बेस्ड पूछे जाते हैं आपको, वहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, इम्पल्सिव फोर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप उस सेक्शन को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर द टुडे सेशन।